चलिए देखते हैं सेक्शन 39 ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ठीक, ये जो 39 है ये भी रिलेटेड है सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी की बात की गई है। इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेक्शन के अंदर क्या है, फिर उसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर उस प्रॉपर्टी की बात की गई है जिसमें कोई चार्ज होता है, जैसे कोई मतलब भार लगा होता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, किसी उस प्रॉपर्टी से किसी लीगल हेयर्स को मेंटेनेंस मिल रहा होता है, या उस प्रॉपर्टी को बेचकर किसी की शादी की जानी है, या प्रॉपर्टी से जितना किराया आएगा उससे किसी की शादी होनी है, तो वहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। वहाँ जो राइट्स अराइज होंगे उसके बारे में सेक्शन बात करता है। एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। 39 में बताएगा ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, वेयर अ थर्ड पर्सन हैज राइट, वेयर अ थर्ड पर्सन हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस, टू रिसीव मेंटेनेंस or a provision for advancement for marriage from the profit of immovable property, and such property is transferred, the right may be enforced against the transferee. The right may be enforced against the transferee if he has notice, or if the transfer is gratuitous, but not against transferee for consideration and without notice of the right, nor against such property in his hand. Okay, तो यहाँ पर जो बात की गई है उसमें बताया कि जो थर्ड पर्सन है जिसके लिए मेंटेनेंस की बात की गई है या उसकी शादी उस प्रॉपर्टी के थ्रू होनी है, ठीक है, जो प्रॉफिट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से अराइज होता है उसके थ्रू होनी है, तो ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। तो क्या ये जो मतलब लाइबिलिटी है या जो राइट है, लाइबिलिटी बनी हुई है पहले प्रॉपर्टी के ओनर के ऊपर, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएगी नेक्स्ट ट्रांसफरी को, तो वो किस तरह से उसको करने के लिए बाउंड होगा या नहीं होगा, ये सेक्शन उस बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरी को दी जाती है और उसको ट्रांसफर करते टाइम ट्रांसफरी को ये सूचना दे दी जाती है, नोटिस दे दिया जाता है, या ये ट्रांसफर एक ग्रेचुअस ट्रांसफर है, ठीक है, यहाँ पर मतलब पैसे का लेन देन नहीं है, एक ग्रेचुअसली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पर मेंटेनेंस की बात की गई है, जो चार्ज है प्रॉपर्टी का वो उस ट्रांसफरी के ऊपर भी चला जाएगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पर ए इस प्रॉपर्टी का ऑनर है और ये प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर करना चाहता है बी को, ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उससे ए के जो हेयर्स हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस होता है। ठीक, या सी जो ए की हेयर्स है या जो सी ने बताया कि इसकी शादी इसी प्रॉफिट से होगी। ठीक, अगर ये बात उसने जब ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी उस टाइम पर बी को नोटिस सूचना दे दी है, या ये एक्ट ग्रेचुअस है और एक्ट कैसा है, ग्रेचुअस है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो जितनी लाइबिलिटी है, जो चार्ज है प्रॉपर्टी पर, ये बी के ऊपर भी चार्ज हो जाएंगी। मतलब जो ए कर रहे थे वो काम अब बी करेंगे। बट अगर ट्रांसफरी यहाँ अगर कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है, और उनको ये नोटिस नहीं दी जाती है कि इसके साथ कुछ चार्ज है प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो लायबल नहीं होंगे इस काम को फुलफिल करने के लिए, ए के हायर्स को मेंटेनेंस देने के लिए या सी की शादी या किसी की चीज के लिए करने के लिए, जो प्रॉफिट उनको इस प्रॉपर्टी से मिलने वाला है, अगर वो कंसिडरेशन दे देते हैं और उनको इस चीज की सूचना नहीं है जब वो प्रॉपर्टी उसको हाथ में लेते हैं उस वक्त। अब देखिए हम देखते हैं सेक्शन 14। यहाँ पर बात की है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड और ऑफ ऑब्लिगेशन एनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। तो यहाँ पर जो है बात की गई है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन की। ठीक, जो लैंड के साथ इम्पोज होता है, एक रेस्ट्रिक्शन लैंड के साथ लगी होती है कि आप कोई चीज यूज करेंगे तो उस चीज के साथ ये रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इसको कह सकते हैं आप रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक, यहाँ पर इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक, इसमें होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए 2 घर हैं किसी आदमी के पास, ठीक, वो उसमें से हाफ प्रॉपर्टी, ए के पास 2 घर हैं, वो हाफ प्रॉपर्टी बी को बेचता है, लेकिन उसके साथ ये ऑब्लिगेशन लगा देता है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, लेकिन आप ये जो नाली बीच से गई हुई है आप इसको खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो नाली बीच में गई हुई है आप इसको खत्म नहीं करेंगे, तो ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बी के ऊपर। हालांकि आपने सेक्शन 11 और उसके सब क्लॉज 2 में देखा होगा कि वहां पे बताया गया है कि कोई भी ईजमेंट के ऊपर किसी भी तरह का आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक, पर यहाँ पर देखिए बताया गया नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट, जो आप ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो उसके ईजमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाना चाहिए, उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 40 यही बात करता है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट की। अब देखिए कोवेनेंट भी 2 तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव कोवेनेंस हो गया, एक हो गया नेगेटिव कोवेनेंस। कोवेनेंस को बोलते हैं परिसंविदाएं। ठीक है, कोवेनेंस को कहते हैं परिसंविदाएं। इसका मतलब है एक फॉर्मल एंड सीरियस एग्रीमेंट और प्रॉमिस जो आपस में हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लेने गए, अब यही प्रॉपर्टी लेने गए थे, तो इन्होंने ऐसा फॉर्मली बता दिया
नाली है इसको यूज करेंगे, लेकिन इस नाली को हटाएंगे नहीं। ठीक है, ये एक तरह का हो गया कोवेनेंट, परिसंविदा। ठीक, अब इसमें क्या बताया गया है सेक्शन 40 में कि जैसे मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम सेक्शन 40 भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन है चैप्टर 2 का। ठीक, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उससे जुड़े कोई कोवेनेंट या शर्तें लगा दी गई, ठीक है, जिससे जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसका सही से यूज हो सके। ठीक, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव कोवेनेंट। ठीक, अब मान लीजिए कोई संपत्ति के साथ ऐसी शर्त जुड़ी है और जिसका मतलब सिर्फ लाभ जो है ओनर को मिल रहा है। ठीक, तो जो कोवेनेंस उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो कोवेनेंस भी फर्दर ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी को। अब वो ट्रांसफरी फर्दर अगर किसी और को प्रॉपर्टी बेचता है, ट्रांसफर करता है, तो वो जो कोवेनेंस है वो फर्दर फिर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बताई जाती है, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। जो कोवेनेंट है, प्रसंविदाएं हैं, वो जो लैंड है उसके साथ ही चलती रहती है। जितनी बार भी उसे बेचा जाएगा वो कोवेनेंस उस प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक केस है, उस केस के बारे में बताता हूँ। केस का नाम है टल्क वर्सेस मॉक्से। टल्क वर्सेस, केस का नाम है टल्क वर्सेस मॉक्से, MOXHAY, टक्स वर्सेस मॉक्से। ठीक है, तो इस केस में था क्या कि टक्स के पास बाग होता है, तो टक्स जो है बाग बेचते हैं मॉक्से को। ठीक है, लेकिन उस पर ये ऑब्लिगेशन लगा देते हैं कि यहाँ पर जो बाग है इसको हटाकर आप घर नहीं बनाएंगे। ठीक, एम तो कोई घर नहीं बनाते हैं, लेकिन एम क्या करते हैं, एम उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को बेच देते हैं। ठीक, जब मक्स उस प्रॉपर्टी को फर्दर मान लीजिए एक्स को बेच देते हैं, तो यहाँ पर एक्स क्या करते हैं, उस बाग वाली जगह पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक, और जो एक्स हैं उनको मॉक्से ने बता रखा है कि आप इस प्रॉपर्टी पर, ये जो बाग के लिए बनाई गई है, यहाँ पर आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अब ये मामला लेकर वो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो आपको पहले सूचना दे दी गई थी, इस बावजूद आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, ये गलत है। ठीक है, और कोर्ट यहाँ पर बता देता है यहाँ पर कि जो बाग है, बाग की जगह जो है वो बाग के लिए ही रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले से सूचना दे दी गई है और आप इस पर फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन है उसे वहां से हटवा दिया गया था। ठीक है, क्या है कोवेनेंट जो होता है, कोवेनेंट का जो प्रॉफिट है, जो इंटाइटल्ड है बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है। ठीक है, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने वाले को ट्रांसफर हो जाएगी। जो एनेक्स्ड है, मान लीजिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसको, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उन्होंने एक एनेक्स कर लिया है, और जब उसका जो बेनिफिट है उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है ना, उससे कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है और कोई पर्सन उस बेनिफिट को लेने के लिए एंटाइटल्ड है, तो वो जो बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड है, जो खरीदने वाला पर्सन है उस प्रॉपर्टी को, तो वो जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को उस पर्सन को देने के लिए बाध्य रहेगा, बाउंड रहेगा। ठीक है, अगर ट्रांसफर को इसकी जानकारी है कि ऑब्लिगेशन जो है लगा हुआ है उस प्रॉपर्टी पर, तो यहाँ पर ट्रांसफर दो तरीके की बात बताई गई है। ट्रांसफर अगर नोटिस के साथ होता है, या ट्रांसफर ग्रेचुअस है। ठीक है, तो राइट और जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, वो इन्फोर्स हो जाएंगे अगेंस्ट ट्रांसफरी पे। अगर जो ट्रांसफरी है उसको सूचना दे दी जाती है विद नोटिस, या जो ट्रांसफर हो रहा है इंटरेस्ट का वो ग्रेचुअस ट्रांसफर है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट और ऑब्लिगेशन है वो इन्फोर्स हो जाएंगे उस ट्रांसफरी के अगेंस्ट में। ठीक, अब मान लीजिए ट्रांसफरी ने विद कंसिडरेशन कोई सामान लिया या जो लैंड लिया, और बिना नोटिस के अगर उसको ये नोटिस नहीं दी गई है कि इस जमीन पर कोई राइट या ऑब्लिगेशन है, तो ट्रांसफरी उसको करने के लिए, फॉलो करने के लिए इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, और ना उसको इन्फोर्स कराया जा सकता। तो यहाँ पर जो ये पहला पैराग्राफ है, ये जो लिखा हुआ है, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड, इसमें बात की गई है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट के बारे में। ठीक, यहाँ पर बात जो की गई है, वहां पर बात की गई है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, जो बाध्य प्रति प्रति संविधाएं है, प्रसंविधाएं, उसके बारे में पैरा 1 में बात की गई है। रेस्ट्रिक्टिव, इसमें लिख लीजिएगा रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक है, और ये जो पैरा 2 है, इसमें बताया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में। ठीक, एक बार इस सेक्शन को पूरा पढ़ लेते हैं, सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिर इसका इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। ठीक, इसका हिंदी में मतलब है भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व से उपाबद्ध किंतु हित सुखाचार की कोटि में न आने वाली बाध्यता का बोझ। ठीक, ये जो दूसरा है इसका भी मैंने बताया, और ऑफ ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट। जैसे ये एक पैराग्राफ अलग बताया गया है और ये अलग बताया गया है। जो बेयर एक्ट्स हैं उनमें ये पूरा एक साथ बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। बेयर फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, a third person has independently of any interest in the immovable property of another or of any easement thereon a right to restrain
द एंजॉयमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर ऑफ द लेटर प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने जो बताया था, एग्जाम्पल बताया था आपको, के साथ कंडीशन लगा देते हैं कि हाँ ना रहेगी। ठीक है, ये जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हैं सेक्शन 11 पैरा 2 जो है उसका ये एक्सेप्शन है। वहां पर ये बताया गया है कि कोई भी आप फाउंडेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ईजमेंट पर। ठीक। उसके बाद है दूसरा पढ़ते हैं, और ऑफ ऑब्लिगेशन एनेक्स टू ओनरशिप बट नॉट अमाउंटिंग टू इंटरेस्ट और ईजमेंट वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एन एब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट नॉट अमाउंटिंग टू एन इंटरेस्ट देयर इन और ईजमेंट देयर ऑन। ठीक, यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक, और उसके बाद नीचे बताया गया है कब जो है इन्फोर्स होंगे ऑब्लिगेशंस और राइट और कब इन्फोर्स नहीं होंगे। ये थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है। इसमें बताया गया है सच राइट और ऑब्लिगेशन में भी इन्फोर्स अगेंस्ट द ट्रांसफरी विद नोटिस देयर ऑफ और ग्रेचुअस ट्रांसफरी। यहाँ पर नोटिस की बात की गई है। ट्रांसफरी ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन, जब कंसिडरेशन की बात हो जाती है और ऑब्लिगेशन को फॉलो करने के लिए वो बाउंड नहीं है। एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट और ऑब्लिगेशन नॉर अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन हिज हैंड। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सुल्तानपुर टू बी। ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बी से सुल्तानपुर बेचने के लिए। वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इन फोर्स ही सेल सुल्तानपुर टू सी। अब ए और बी के बीच में देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ए क्या करते हैं, ये जो सुल्तानपुर है सी को बेच देते हैं। हु हैज नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिनको इस बारे में सूचना थी बी ने, कि मतलब इनको सी को इस बारे में जानकारी थी कि ए और बी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सुल्तानपुर को लेके। तो यहाँ पर ये बताया गया बी में एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट सी टू द सेम एक्सटेंट एज अगेंस्ट ए। तो यहाँ पर बी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बी का राइट राइज हो जाता है कि बी यहाँ पर सी के अगेंस्ट जो है उसी तरह से वाद ला सकते हैं, एनफोर्स कराने के लिए कह सकते हैं जैसे कि वो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में करवा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 40 कंप्लीट होता है।